स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल को डिस्कस किया था, उसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया था। ठीक है, आज के लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे कि इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी लेयर्स को डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी इसकी मॉडिफिकेशन को, उसके बाद इसके फंक्शंस को, इसके स्ट्रक्चर को। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। उसके बाद ये होती है किस तरह, ये थिन होती है और इसके अंदर मतलब कि ये थिन पतली होती है और इसमें ये इलास्टिसिटी इसकी नेचर होती है। ये थोड़ी सी ना लचकदार होती है और इसने साइटोप्लाज्म को कवर किया होता है। उसके बाद कहते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज़ पर कंसिस्ट होती है, किस चीज़ से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तीन से, प्रोटीन से और लिपिड से। इसका मोस्टली ज़्यादातर हिस्सा प्रोटीन का होता है जो 60 to 80% होता है और लिपिड इसका 20 to 40% होता है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड आल्सो। कहते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट की कुछ मकदार प्रेजेंट होती है और ये इम्पोर्टेंट MCQs है। ये MCAT में भी पूछा जाता है और अक्सर पेपर्स में भी पूछा जाता है। उसके बाद कहता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर्स होती हैं, इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें दो मॉडल्स से, एक तो यूनियन मेम्ब्रेन जिसे हम और इसके बाद कहते हैं कि एक और मॉडल था जिसे हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। यूनियन मेम्ब्रेन क्या है और ये किस तरह था। यूनियन मेम्ब्रेन कहते हैं कि ये कंपोज होता था लिपिड बाय लेयर सैंडविच की तरह था। मतलब कि इसमें दो लेयर्स थी जिसे हम ये लिपिड्स की दो लेयर थी। ठीक है, इसके ये ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ अटैच थी, तो ये इस तरह सैंडविच की शक्ल में थी। तो इसे उन्होंने सैंडविच की लुक लाइक सैंडविच की तरह बोल दिया और लिपिड बाय लेयर है, मतलब इसमें एक ये लिपिड्स की लेयर थे, एक ये लिपिड्स की लेयर थी। ठीक है, और ये आपस में इस तरह सैंडविच की तरह था, कनेक्टेड थे। तो इस कहते हैं सेलुलर, जितने भी ये सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये सारा इसका स्ट्रक्चर क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर था इसका, और ये क्या कहलाता है, यूनियन मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे वक्त गुजर गया तो थोड़ी सी इसकी टर्म में मॉडिफिकेशन आ गई। तो वो मॉडिफिकेशन जबकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो यूनियन मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया गया, तो कहते हैं कि ये रिजेक्ट कर दिया गया था कि लिपिड बाय लेयर ऑफ द सैंडविच बिटवीन द टू प्रोटीन लेयर, ये जो सी थी टू प्रोटीन लेयर, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा था कि बट आर एम्बेडेड इन लिपिड लेयर्स, ये लिपिड लेयर में आपस में एम्बेडेड होते हैं और ये मोज़ेक मैनर में होते हैं, ये मोज़ेक मैनर में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या मॉडल कहलाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैंने यहाँ पे इसकी सिर्फ एक ही लेयर को आपको डिस्क्राइब करके दिखाया है, लेकिन यहाँ मैनी आर द फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट। यहाँ इस तरह इसकी बहुत सी इस तरह लेयर प्रेजेंट है जो एक दूसरे में एम्बेडेड हैं। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक है, इनकी टेल्स ऐसे आपस में एम्बेडेड हैं एक दूसरे के इस तरह। नीट करने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना सा बनाया है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि फ्लूइड मॉडल के में जो इसका स्ट्रक्चर था, ये कैसे मोज़ेक थे एक दूसरे में और किस तरह इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास प्रोटीन है और ये हमारे पास ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। और ये इस तरह का मैं फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर अलहदा करके दिखा देती हूँ आपको। फॉस्फोलिपिड्स ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। ठीक है, तो जो हेड वाला पोर्शन होगा ये प्रोटीन के साथ अटैच होगा, ये प्रोटीन के साथ अटैच है, लुक लाइक दिस। ये प्रोटीन के साथ अटैच होगा और जो इसके हेड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक और टेल वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो इसके बाद इसमें प्रोटीन के इसके बाद थोड़ा सा इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन आल्सो प्रेजेंट होगी। जब प्रोटीन के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा। और ग्लाइकोप्रोटीन्स के ऊपर जब भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट की मकदार थोड़ी सी प्रेजेंट है और ये थोड़ी सी चेंज हो सी है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद ये दीज आर द सम फिलामेंट्स फाइबर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द फ्लूइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे पास जितनी भी ये थोड़ी फिलामेंट्स साइटोस्केलेटन है, इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए फिलामेंट हैं, ये साइटोस्केलेटन की हैं। उसके बाद ये जो सा हमारे पास ये थोड़ी सी इसके प्रोटीन के
हाइड्रोफिलिक के साथ जो थोड़ी सी अट्रैक्ट है, इसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सारी आपस में ये एक पूरा स्ट्रक्चर किसे क्या बोलेंगे, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ठीक है। आगे से हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। इसका मेनली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है। मतलब कि एक सेल होता है जिसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल को कवरिंग तो करती है, उसे प्रोटेक्शन भी देती है, और ये भी देखती है कि सेल के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इसके फ़ायदेमंद के लिए, क्या इसके लिए हार्मफुल है, और जो चीज़ें इसको सूटेबल लगती हैं वो अपने अंदर आने देती है, और जो चीज़ें इसको नहीं सूटेबल लगती उन्हें वो एक्सपेल कर देती है, निकाल देती है, रिमूव कर देती है। तो इसको कहते हैं कि इसको हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई वी कॉल द डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हम इसको पढ़ते हैं, क्यों कहते हैं। कहते हैं ऑफर द बैरियर टू सेलेक्ट द सब्सटेंस है, ये जब भी हमारे सेल के पास कोई ऐसा सब्सटेंस आता है उसे सिलेक्ट करती है कि इसे चाहे ये देखती है कि इसे अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या ये सेल के लिए ठीक है कि क्या नहीं, क्या ये सेल के स्ट्रक्चर को हार्मफुल करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। उसके बाद इसका हम थोड़ा और से डिस्कस करते हैं कि आगे कहता है कि ये क्या करता है कि सब्सटेंस विच आर लिपिड सोल्यूबल क्रॉस इट इजीली देन अदर्स हैं। कहते हैं जो लिपिड्स के सब्सटेंस होते हैं ना, जो लिपिड्स से थिंग्स बनी होती हैं, वो इन्हें इजीली सोल्यूबल कर लेता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज दीज आर द लिपिड्स। फ्लूइड म्यूजिक में हमने पढ़ा है ना कि ये फोस्फोलिपिड्स लिपिड्स से बने होते हैं। तो जब ये खुद एक लिपिड्स होगा, तो जब इसके पास लिपिड्स की कुछ थिंग्स आएंगे तो वो इजीली अपने अंदर सोल्यूबल कर लेगा देन अदर्स, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, इस तरह की कुछ और चीज़ें जब इसके पास आएंगी तो वो इन्हें लेस सोल्यूबल करेगा, मतलब इजीली सोल्यूबल नहीं करेगा, इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। इसके बाद ये कहता है कि हमारी बॉडी में आयंस, जैसे कि आप सब तो जानते हैं कुछ आयंस, मटेरियल्स, मिनरल्स और हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो कहता है ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो रेगुलेट करती है फ्लो ऑफ आयंस और द मटेरियल, फ्लो ऑफ आयंस और उसके मटेरियल को मेंटेन कर सके। उसके बाद कहते हैं कि और ये सब कुछ जैसे कि ये मैंने आपको रेगुलेट करती है आयंस को और उसके मटेरियल को कि बॉडी के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं जिसे हम ग्रेडियंट बोलते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, और ये क्या करता है कि ये इसकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है, जो कि मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में को मतलब कि ये जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जब इसको सेल मेम्ब्रेन में मटेरियल की ट्रांसपोर्ट आयंस की रेगुलेट करने के लिए इससे थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी जो इसको चाहिए होती है वो यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को हम एटीपी बोलते हैं। उसके बाद ये तो एक मटेरियल की ट्रांसपोर्ट थी ना, फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट, ये अब एक और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आ गया है। ये इसमें 2 तरह के हम मतलब कि पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो न्यूट्रल पार्टिकल्स है ना, तो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं मैनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर, ग्लूकोज, ETC, मतलब कि इस जैसे जितने भी पार्टिकल्स होगी, वाटर, ग्लूकोज, ये जो उनसे जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, ये सारे हमारे पास न्यूट्रल्स हैं। कौन कौन सी न्यूट्रल्स हैं, वाटर है, ग्लूकोज है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, ETC, ये इस तरह के गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सारे क्या है, ये न्यूट्रल पार्टिकल हैं और ये रेडियली मतलब कि इजीली अक्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। लेकिन जो आयंस चार्ज होते हैं, जिसमें मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के तौर पर जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस करने में, मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है इन आयंस को अपने अंदर लेके जाने में, अक्रॉस करने को, और आयंस को भी होती है बिकॉज इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में कहते हैं कि हमें एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी बोलेंगे, और वो जो हमें क्या देती है, कौन सी एनर्जी देती है, वो हमें ATP एनर्जी देती है, ठीक है। आगे हम इसका थोड़ा सा और टॉपिक
अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सी एनिमल्स हैं, मतलब कि एनिमल सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन वो हेल्प करती है मटेरियल को अंदर लेने में, इनफोल्डिंग करके एक वैक्यूल्स की शक्ल में, वैक्यूल की फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो चीज़ें अपने अंदर लेके जाती है वो दो तरह की होती हैं, जिसे हम इंडोसाइटोसिस प्रोसेस भी बोलते हैं और पियानोसाइटोसिस बोलते हैं। इंडो मतलब कि इनर, ओके। पियानो मतलब कि वाटर, लिक्वी, ठीक है, इसका मतलब होगा लिक्वी। इंडो मतलब कि इनर। अब ये जो होता है ना इंडोसाइटोसिस, ये होता है अपने अंदर चीज़ों को लेके जाना, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है, इनफोल्डिंग करती है। जब भी इसके पास कोई सॉलिड मटेरियल आता है वो उसे अपने अंदर सोल्यूबल करने के लिए उसे इनगल्फ करती है, सेलुलर पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती है। मतलब कि इस तरह अगर एक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके पास एक सॉलिड मटेरियल आया तो वो अपने अंदर इसको इस तरह लेके जाएगी, इस तरह थोड़ी सी अपने अंदर फोल्डिंग बनाएगी, ये इसके अंदर चले जाएगा और फिर बाद में दोबारा से अपनी प्रॉपर शक्ल में आ जाए और ये मटीरियल इसके अंदर इस तरह चले जाता है, ठीक है। ये होता है इंडोसाइटोसिस प्रोसेस। तो कहते हैं इनगल्फिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंडोसाइटोसिस। और इंडोसाइटोसिस को हम फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब कि सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, सॉलिड, ये इसका मतलब होगा। उसके बाद ये ज़्यादातर इसलिए मैंने डिफरेंस में लिखा है, ये शॉर्टकट से नाच होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोसाइटोसिस, पियानोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सो में ये होता है कि जो मटेरियल उसे वेस्ट मटेरियल से वो एक्सपेल कर देता है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इंडोसाइटोसिस, पियानोसाइटोसिस, वो मैं आपको बताती हूँ। पियानो मतलब कि लिक्विड। अब देखिए, आप तो जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक लिक्विड मटेरियल होता है, ठीक है, विस्कस मैस होता है। तो वो एक लिक्विड मटेरियल को जब इसके अंदर जाना होता है ना, टेक इन लिक्विड मटेरियल बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज पियानोसाइटोसिस। ये सारा प्रोसेस भी पियानोसाइटोसिस बनता है, जो वो लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर लेके जाती है। इसमें कहता है कि सेल मेम्ब्रेन, आपको मैंने पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर टू कीप द कोऑर्डिनेशन। ये क्या करती है कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए ना हमारी जो नर्व इम्पल्सिस होती है उसके एक ही हिस्से को बॉडी के पार्ट से भी कनेक्ट करती है, जो हमारे पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट रखता है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई क्वेश्चन या किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, आप कमेंट से पूछ सकते हैं। एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।